हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स के बारे में बात करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की यदि हम बात करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ब्लड वास्कुलर सिस्टम्स जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। कैसे, देखिए, जैसे कि आपको पता होगा, ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, ठीक है ना, एंड ब्रीथ आउट जब करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है। तो जब हम सांस ले रही हैं तो इस तरीके से रेस्पिरेटरी ट्रैक देके, यानी कि ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स देके वो आल्वियोली तक वो एयर आ जाएगा, ठीक है। आने के बाद हमारा क्या होता है, इस तरीके से ये हार्ट पाया जाता है। जैसे आपको पता होगा, ह्यूमन की एक ही हार्ट होता है, दो लंग्स होता है और हार्ट दोनों के बीच में प्रेजेंट रहता है। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या होता है, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है राइट एट्रियम, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल होते हुए ये लंग्स को चला जाएगा। ये होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आ रहा है? तो फिर लंग्स की अल्वियोली में हम जब सांस ले रही हैं उस टाइम पे क्या होता है, जो कैपिलरी से जो ब्लड आ रहा है, ठीक है ना, हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से आया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड्स को अल्वियोली को छोड़ेगा। फिर अल्वियोली के अंदर जो हम सांस ले रही हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये तो ब्लड को डिफ्यूज होके चला आएगा। समझ में आ रहा है? तो आने के बाद वापस फिर क्या होगा, वही जो ब्लड है फिर अगेन और एक बार हार्ट को आएगा, ठीक है। लंग से फिर हार्ट को ड्रेनेज होगा, फिर हार्ट से अगेन वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट को सप्लाई रहेगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, एक आउटलाइन होता है किस तरीके से ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन होता है और डिफ्यूजन। एक तो चीज़ें होता है क्या, आपको लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट तक भेजना है, फिर हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट, ठीक है। अच्छा, तो ये एक चीज़ हो गया। फिर दूसरा चीज़ होता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को जाता है, फिर हार्ट से लंग्स को, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यदि आपने लंग्स की बात करोगे, लंग्स में होता है अल्वियोली। यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है, हम जब सांस ले रही हैं, जो इनटेक करते हैं जो एयर, उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो इसलिए लंग्स में जो भी एयर रहेगा उसमें ऑक्सीजन की जो कंटेंट होता है ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ब्लड हार्ट से आई है तो इसमें ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन होता है। होने के बाद ब्लड में, ठीक है ना, ब्लड में कुछ ऐसा चीज़ें होते हैं जिसके नाम हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है, उनकी वाटरी पार्ट। तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं कुछ डिजॉल्व फॉर्म में, कुछ बाइंडिंग फॉर्म में होते हुए बॉडी के फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट को वो सप्लाई होगा। फिर वहाँ पे फिर क्या होता है, वो डिफ्यूजन प्रोसेस में ऑक्सीजन अंदर चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड फिर चलाएगा ब्लड को, ठीक है। समझ में आए ना आपको बातें, एक आइडिया आ गया ना। तो क्या हो, यदि हम आउटलाइन देखेंगे ट्रांसपोर्टेशंस की, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशंस के दौरान हम ऑक्सीजन लेते हैं और एक्सचेंज जब हो जाता है उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ देते हैं। ब्लड वास्कुलर सिस्टम्स के दौरान क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशंस होता है, यानी कि लंग्स से डिफरेंट बॉडी पार्ट को, फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट से लंग्स को, लंग्स से ऑक्सीजन डिफरेंट बॉडी पार्ट को जाएगा, डिफरेंट बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को आएगा। यहाँ पर जो मीडियम होता है दैट इज द ब्लड, वही होता है ट्रांसपोर्टेशंस की बातें। यदि हम बात करेंगे, नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर दो गैसेस की चीज़ हो रहा है। एक तो होता है ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है, तो क्यों, क्योंकि देखिए, हम जब खाना फूड डाइजेस्ट मतलब कि इनटेक करते हैं, हम इस तरीके से खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद वो डाइजेस्ट होगा स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में, डाइजेस्ट होने के बाद वही वो भी चीज़ें जो होता है ब्लड को आ जाएगा, ठीक है ना, वो डिजल्व होके ब्लड को आ जाएगा। फिर ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन मतलब कि न्यूट्रिएंट तो डाइजेस्टिव सिस्टम से ले लेगा, फिर ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी सिस्टम से ले लेगा, लेने के बाद हर एक सेल्स के अंदर वो भेजता है क्या, आपको न्यूट्रिएंट भी भेजेगा एंड ऑक्सीजन भी भेजेगा। तो आपको जैसे पता होगा, हमारी ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, ठीक है ना। तो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म्स में होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जहाँ पर एटीपी बनता है, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो इसलिए क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट हम ले रही हैं वो सेलुलर मतलब कि सेलुलर लेवल में कैसे काम करेगा, इस प्रकार की कि
एटीपी हमको एनर्जी मिल सके। तो इसलिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है। उन्हीं के बाद जब एटीपी बनने के टाइम पे आज ये बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी सेल से रिमूव नहीं होगा, दैट विल बी मेक मतलब कि ये टॉक्सिक, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग भी हो सकता है, क्योंकि ये बॉडी की जो पीएच है उसको मतलब कि उसमें बदलाव ला सकता है। तो इसलिए एटीपी बनने के टाइम पे जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको भी बॉडी से निकालना जरूरी है। और हम जो खाना खा रहे हैं उससे एटीपी निकालने के लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होता है। तो इसलिए ज़्यादातर जो हम बात करेंगे, हम कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशंस की बात करेंगे। ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दो मीडिया में होगा। एक तो ब्लड की प्लाज्मा में होता है, ठीक है। एंड ऑक्सीजन जो होता है ब्लड की प्लाज्मा में वाटर पाया जाता है, उसमें उतना अच्छे से डिजल्व नहीं हो सकता है। तो इसलिए 1.5% 1 से 1.5% ऑक्सीजन जो होता है प्लाज्मा में डिजल्व होके पाया जाता है। और जो 98.5% ऑक्सीजन रहेगा वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। समझ में आई ना बातें? तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होने के लिए आपको सिर्फ दो मीडिया होता है, एक तो डिजल्व होके, नहीं तो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें। यदि हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन के पास कौन सी ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके वजह से ऑक्सीजन उसके साथ बाइंड होके जा रहा है, वो अच्छे से जा रही है, और कौन सी ऐसा फैक्टर है जिस वजह से ऑक्सीजन जो होता है हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा हम बात कर लेंगे, उसके बारे में देखेंगे। हीमोग्लोबिन नाम से ही देखिए कि दो चीज़ें होता है, हेम पार्ट एक उनका होता है और एक ग्लोबिन पार्ट होता है। हेम पार्ट जो होता है ये एक नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है, उसमें प्रोटीन नहीं है, इसलिए हम उसको प्रोस्थेटिक कहते हैं। एंड ग्लोबिन पार्ट जो उनका होता है, ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, ठीक है, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन कौन सी है, 2 अल्फा चेन होता है, 2 बीटा चेन पाया जाता है। कुल मिला के यदि हीमोग्लोबिन की यदि हम बात करेंगे, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन की। समझ में आ रहा है? तो हमने प्रोटीन के बारे में डिस्कस किए थे, यदि आपने नहीं देखा है वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप देख लीजिए। तो इसमें 2 अल्फा एंड 2 बीटा एडल्ट हीमोग्लोबिन की मैं जो बात कर रही हूँ, तो इसलिए ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट आप देख रहे हो जिसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहते हैं, वो होता है हेम पार्ट, ठीक है। हेम पार्ट कैसे बनी हुई है? हेम पार्ट बन रही है एक पोरफायरिन रिंग से। पोरफायरिन रिंग जो होता है इस तरीके से 4 कार्बन कंटेनिंग स्ट्रक्चर होता है, इनमें एक नाइट्रोजन होता है, मतलब कि 4 पायरल रिंग। ये एक पायरल रिंग हो गया, ये दूसरा पायरल रिंग हो गया, ये तीसरा पायरल रिंग हो गया, ठीक है ना, ये चौथा पायरल रिंग हो गया। ऐसा 4 कार्बन रहता है, एक नाइट्रोजन रहता है, उसको हम पायरल रिंग कहते हैं। इस प्रकार की 4 पायरल रिंग जब आपस में जुड़ेगा और बीच में किसको रखता है, आयरन को, Fe2+ फॉर्म में रहता है, उसको हम बोलते हैं हेम ग्रुप। समझ में आए ना? इसको हम बोलते हैं हेम ग्रुप। यहाँ पे जो आप Fe2+ आप देख रहे हो, इसमें ऑक्सीजन की बाइंडिंग होता है। समझ में आए ना बातें? ऑक्सीजन की बाइंडिंग जो होता है इस तरीके से, ये एक आपको हेम ग्रुप मिल गया। इस तरीके से और एक हेम ग्रुप रहेगा, और एक हेम ग्रुप रहेगा, और एक हेम ग्रुप रहेगा। वही हेम ग्रुप के ऊपर आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आपको वही 2 अल्फा एंड 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसका मतलब ये है, एक हीमोग्लोबिन के साथ आपको 4 ऑक्सीजन, क्योंकि एक हेम के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ पर एक हेम है, यहाँ पर एक हेम है, यहाँ पर 4 हेम है, तो इसका मतलब है कि 4 आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन बाइंड होते हुए मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे फिगर में देख सकते हो, ये मान लीजिए ये एक हेम ग्रुप है, ये हेम है, ये हेम है, ये हेम है, ठीक है। तो ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड होगा। तो आप नोट्स में ऐसे लिख सकते हो, हीमोग्लोबिन टेट्रामेरिक, मतलब कि एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा सब यूनिट्स होता है। इसको हम एलोस्टेरिक प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि जब ये
ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं रहता है उनका कुछ अलग स्ट्रक्चर रहता है, जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएगा उनका स्ट्रक्चर ही अलग जाएगा। बिफोर बाइंडिंग ये प्लानर स्ट्रक्चर रहता है, जब बाइंडिंग हो जाता है ना थोड़ा ब्लेंड हो जाता है, हम बात करेंगे आगे। हीमोग्लोबिन जो होता है एक कंजुगेटेड प्रोटीन होता है, क्योंकि उनका प्रोटीनियस भी पार्ट भी होता है ग्लोबिन, एंड नॉन प्रोटीनियस पार्ट को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। यदि हम बात करेंगे कॉन्फॉर्मेशंस की बेसिस पे, ये एक प्रोटीन की क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हेम जो होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप पोरफायरिन रिंग से बनी हुई है, एक पोरफायरिन रिंग में आपको 4 पायरल रिंग दिखने को मिलेगा। फिर पायरल क्या होता है, एक ऐसा रिंग जिसमें 4 कार्बन होता है और एक नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो इसको हम पायरल रिंग कहते हैं। इस तरीके से 4 रिंग मिलने के बाद एक पोरफायरिन रिंग बनाएंगे। वही पोरफायरिन रिंग के साथ जब आयरन मिल जाएगा तो आपका हो गया हेम, ठीक है। अच्छा, तो वही जैसे मैंने बात की थी कि एक हीमोग्लोबिन जो होता है, एक हेम जो होता है एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, एंड एक हीमोग्लोबिन में 4 हेम ग्रुप रहता है। इसका मतलब है कि एक हीमोग्लोबिन 1 हीमोग्लोबिन आपके 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा। बात इतनी सी है। हीमोग्लोबिन जो होता है सारे वर्टिब्रेट्स, आपने फिशेस देखिए, एम्फीबिया, रेप्टाइल जिसको देखिए सभी में आपको हीमोग्लोबिन आज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट देखने को मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आर्किटिक फिश को छोड़ के। इनवर्टिब्रेट्स की यदि हम बात करेंगे, कुछ एनिलिड्स होते हैं, मोलस्क कुछ होते हैं, कुछ आर्थ्रोपोड होते हैं, उनके अंदर भी आपको हीमोग्लोबिन आज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जब वो देखिए, जब 4 एक हीमोग्लोबिन के साथ आपका कितना 4 ऑक्सीजन बाइंड होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब चारों की चारों ऑक्सीजन बाइंड रहेगा एक हीमोग्लोबिन के साथ, हम उसको सैचुरेटेड बोलेंगे, ठीक है। सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन बोलेंगे या फुल्ली सैचुरेटेड हम बोलेंगे। यदि मान लीजिए एक हीमोग्लोबिन मतलब कि वैकेंट है, 3 हीमोग्लोबिन बाइंड है, या तो 2 बाइंड है या तो 1 बाइंड है, 3 ब्लैंक है, तो इसलिए हम उसको अनसैचुरेटेड कहेंगे या पार्शियली सैचुरेटेड कहेंगे, ठीक है। सो जब पार्शियली सैचुरेटेड रहता है और अनसैचुरेटेड रहता है, उस टाइम पे और बाइंड करने की, हम ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने की टेंडेंसी उनका ज़्यादा रहता है, ठीक है। सो ये रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन आयरन बाइंड विथ हिस्टिडीन। तो स्ट्रक्चर के बारे में आप थोड़ा हाई लेवल का हो रहा है, तो आप इतना याद रखिए कि इसको पार्शियली अनसैचुरेटेड हम किसको कहते हैं, फुल्ली सैचुरेटेड, और एक होता है पार्शियली सैचुरेटेड, ठीक है। अच्छा, तो यदि हम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व देखेंगे, ठीक है ना। डिसोसिएशन कर्व मतलब कि कौन सी ऐसा फैक्टर है जो फैक्टर रहने के बाद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएगा, कौन सी ऐसा फैक्टर रहता है जो फैक्टर प्रेजेंट रहने के बाद हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को छोड़ देता है, समझ रहे हो ना, इसको हम वही फैक्टर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हीमोग्लोबिन जो होता है, एक चीज़ याद रखिए, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन की के लिए भी उनका बहुत अच्छा एफिनिटी रहता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड्स के लिए भी बहुत अच्छा एफिनिटी रहता है। मतलब ये कि इन तीनों में से किसको ये देखेगा वो उसके साथ बाइंड हो जाएगा, ठीक है ना, उनका टेंडेंसी रहता है। लेकिन ये बाइंड किसके साथ होगा, ये डिपेंड करता है कि एक मिक्सचर ऑफ गैसेस में एक इंडिविजुअल गैसेस की परसेंटेज कितना है। मान लीजिए ये एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है आज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड्स या कार्बन मोनोऑक्साइड्स, तो ये किसके साथ बाइंड होगा, जिसकी नंबर ज़्यादा है, ठीक है ना। अल्वियोली में ज़्यादातर क्या होता है, ऑक्सीजन की जो पार्शियल प्रेशर रहता है वो ज़्यादा रहता है, 14 mmHg रहता है, तो इसलिए अल्वियोली के पास हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा। लेकिन जब टिश्यू की हम बात करेंगे, बॉडी टिश्यू की यदि हम बात करेंगे, वहाँ पर तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में एटीपी बन चुका है, ऑक्सीजन तो यूज हो चुका है, बच गया जो आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके कार्बन डाइऑक्साइड्स के साथ बाइंड होता है। समझ में आए ना बातें, तो किसके साथ वो डिपेंड करेगा, तो किसकी अमाउंट ज़्यादा है, ऑक्सीजन की अमाउंट जहाँ पर ज़्यादा रहेगा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड्स की अमाउंट यदि ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड्स के साथ बाइंड करेगा। उस सीन कहाँ पर क्रिएट हो रहा है, वो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है अल्वियोली में, वो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है टिश्यू लेवल में, क्योंकि अल्वियोली में हम सांस ले रही हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन के कंटेंट वहीं पे ज़्यादा है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर को यदि हम एक्स एक्सिस में रखेंगे, ठीक है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देख सकते हो, एंड परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन यदि हम वाई एक्सिस में रखेंगे तो हमको कुछ इस तरीके से सिग्मॉइड कर्व देखने को मिलेगा। यानी कि इनिशियली मान लीजिए आपकी बॉडी में 15, मान के चलिए, मैं आपको एक समझा देती हूँ एक चीज़ें, मान के चलिए कि यहाँ पर हमने
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर परसेंट सैचुरेशन से है। मान लीजिए आपकी बॉडी में 15 हीमोग्लोबिन है, तो 15 है तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा, तो 15 है तो कितना ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा, तो 60 ऑक्सीजन, मतलब कि 60 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा। इनिशियली आपने 10 ऑक्सीजन दिया है तो ये अच्छे से बाइंड होगा, फिर 20 दिया है बाइंड होगा, 30 ऑक्सीजन आपने लगाया, 40, ठीक है ना, 50, 60, तो ग्रेजुअली जैसे जैसे आपने ऑक्सीजन के नंबर बढ़ाओगे इस तरीके से बाइंडिंग जो है ना, मतलब कि और ज़्यादा बाइंडिंग होगा और ज़्यादा बाइंडिंग होगा, ठीक है ना, इस तरीके से बाइंडिंग होते हुए चलेगा, ठीक है ना, ऊपर ऊपर। तो आपने ऑक्सीजन के कंटेंट बढ़ाया तो बाइंडिंग बढ़ गया, ठीक है ना। एक टाइम आएगा जब पूरा का पूरा सारे सीट उनका फिलअप हो जाएगा, मतलब क्योंकि मैक्सिमम 60 ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएगा, उसके बाद ये क्या करेगा, और आपने जितना, मतलब कि मान लीजिए आपने 70 ऑक्सीजन डाला या 80 ऑक्सीजन डाला, उसके बाद तो सीट नहीं है बाइंड होने के लिए, तो एरिया नहीं है, तो कहाँ बाइंड करेगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए ये जो कर्व होता है कुछ इस तरीके से सिग्मॉइड होता है। इनिशियली तो इंक्रीज होगा जब आप पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करवाओगे, लेकिन एक पॉइंट के बाद जब सारे एरिया उनका ऑक्यूपाई हो जाएगा उसके बाद वो बाइंड नहीं करता है। तो इसलिए जो कर्व है आपको इस तरीके से एस शेप की नज़र आता है, उसको हम सिग्मॉइड कर्व कहते हैं। ये कर्व कुछ ऐसा सिनेरियो होता है, कंडीशंस होता है जिसमें ये नीचे की तरफ थोड़ा झुका है, नहीं तो कुछ ऊपर की तरफ। जब नीचे आएगा हम उसको राइट शिफ्ट कहते हैं, जब ऊपर की तरफ चला जाएगा हम उसको लेफ्ट शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। सो रिड्यूस्ड कौन सी कंडीशंस में ये रिड्यूस, मतलब कि राइट शिफ्ट होगा, कौन सी कंडीशंस में लेफ्ट। देखिए पहले हम बात करेंगे कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। डिसोसिएट करने की मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कि आपको पता होगा कि हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, तो यहाँ पे जो रिएक्शंस है HbO2, समझ रहे हो ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हम उसको कहते हैं, ये जो रिएक्शंस है ये रिवर्सेबल होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड भी होगा, उसको छोड़ भी, मतलब कि छोड़ भी सकता है। क्या होता है, क्यों होता है, देखिए क्या होना ज़रूरी है, ये होता है आल्वियोली। आल्वियोली के पास जब यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन आके आल्वियोली से जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हम जो सांस ले रही हैं, यहाँ पर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होना ज़रूरी है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन के साथ आपकी ऑक्सीजन की बाइंड होना ज़रूरी है, कहाँ पर, आपकी आल्वियोली के पास। उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट होते हुए चलेगा। टिश्यू के पास क्या होना ज़रूरी है, टिश्यू के पास हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को छोड़ देना भी ज़रूरी है, ताकि जब हीमोग्लोबिन से आपकी ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, मतलब कि हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा एंड ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, तभी तो ऑक्सीजन जो है टिश्यू के अंदर एंट्री होगा। तो यहाँ पे दो सीन आ रहा है, लंग्स की आल्वियोली में चीज़ें बाइंड होना ज़रूरी है एंड टिश्यू के पास ऑक्सीजन उसको छोड़ना भी ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, क्या हम ट्रांसपोर्टेशंस पढ़ रहे हैं ना, ट्रांसपोर्टेशंस का मतलब कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशंस पढ़ रही हैं। ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसकी ज़रूरत होता है, व्हीकल। जैसे मान लीजिए आपने कॉलेज जाने के लिए इधर आपने अपनी बाइक या स्कूटी यूज़ कर रहे होंगे, नहीं तो आपने बस या कोई दूसरे व्हीकल की इस्तेमाल कर रही हैं। आप व्हीकल में चढ़ रहे हो, समझ रहे हो ना, ऑक्सीजन की जो बस स्टॉप्स होता है ना, ये आल्वियोली होता है। और हीमोग्लोबिन मतलब कि ब्लड को आप सोचिए उनकी बॉस है, ठीक है ना, बॉस या व्हीकल कुछ भी जो भी है ना जो आप यूज़ करें उसे सोचिए, ठीक है। ब्लड क्या होता है, ब्लड। बस में जैसे सीट में ज़्यादातर लोग बैठ के जाते हैं, ठीक है ना, जो अच्छी बस होते हैं, ऐसे रूरल एरिया बस की मैं बात नहीं कर रही हूँ, कुछ ऐसा एरिया होते तो बस के ऊपर भी लोग बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा एरिया होता है बैठ के ज़्यादा लोग जाते हैं आज कंपेयर टू बीच में खड़े होके, ठीक है ना। तो बीच में खड़े होने के बाद जो होता है, ये प्लाज्मा की बात हो गया, जहाँ पर 1.5% आएगा और बैठ के आपकी ज़्यादा लोग जा रही हैं, ठीक है ना। ऐसी स्लीपर कुछ की बात कर रही हूँ, नॉर्मल बस की नहीं, ठीक है। तो 98.5% बैठ के जा रहे हैं, इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके जा रही हैं और डीजल होके सिर्फ और सिर्फ 1.5% जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस लेके जाएगा, यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन जा रहा है, आप ऑक्सीजन हो, ठीक है, ऐसे सोचिए। फिर टिश्यू यानी कि आपकी कॉलेज हो गया, ठीक है ना, आपकी कॉलेज हो गया, वहीं पे आपको उतरना भी है, तभी आप बस को छोड़ोगे तभी तो एंट्री होगी ना, मतलब कि वो कॉलेज के अंदर घुस सकते हो, नहीं तो कैसे होगा। तो इसलिए हम बात करेंगे क्या क्या ऐसे एफिनिटी रहेगा
जिस वजह से आल्वियोली के पास वही पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, तभी तो ऑक्सीजन जो है ना हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो रहा है। फिर ऐसा कौन सी क्राइटेरिया टिश्यू के पास है जिस वजह से हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को छोड़ देता है? तो दो चीज़ें हम देखेंगे, डिसोसिएशन और एक होता है एसोसिएशन। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट होता है, और टिश्यू के पास क्या होगा, हम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट कर जाता है, उससे वो निकल जाता है। समझ में आए ना बातें? तो हमने पार्शियल प्रेशर के बारे में बात किया कि कौन सी तरीके के पार्शियल प्रेशर्स जो रहेगा, तो सैचुरेशन अनसैचुरेशन के बारे में भी हमने देखा कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन डिपेंड्स अपॉन द पार्शियल प्रेशर। तो वो उनकी पार्शियल प्रेशर के ऊपर वो एक्शंस दिखाता है। मैं पहले आपको समझा देती हूँ कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ठीक है ना। पार्शियल प्रेशर, क्योंकि बच्चे को ये भी कंफ्यूज होता है, पार्शियल प्रेशर के मतलब क्या है। पार्शियल का मतलब क्या है, कुछ चीज़ें है ना, कंप्लीट नहीं है, थोड़े हिस्सा, ठीक है ना। पार्शियल प्रेशर जब एक मिक्सचर ऑफ गैसेस में, क्योंकि हमारे जो एयर होता है ना, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अपने बचपन में शायद पढ़े होंगे, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.2% और आर्गन, हीलियम और बहुत सारे ऐसे गैसेस रहता है। और हमारे जो गैस मतलब एयर है, दिस इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। वही मिक्सचर ऑफ गैसेस में इंडिविजुअल गैसेस की प्रेस मतलब कि अमाउंट कितना है, उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। जैसे हमारी एयर की यदि हम बात करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की यदि बात करोगे 21%, ठीक है ना, मिक्सचर में। यदि आपको कोई पूछेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना है, 78% होता है पार्शियल प्रेशर। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.2% होता है। समझ में आए ना बातें? तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। एक मिक्सचर, क्योंकि हम जब सांस ले रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि हमारे बॉडी सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को ले रहा है। एयर के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो अंदर की तरफ जा रहा है, लेकिन हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग अच्छा रहता है, मतलब कि वो उसके साथ बाइंड हो सकता है, नाइट्रोजन उसके साथ बाइंड नहीं हो पाएगा, इसलिए नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, ऑक्सीजन ही ट्रांसपोर्ट होता है। और बात भी ऐसा होता है कि हमारे बॉडी ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके एटीपी बना सकता है न्यूट्रिएंट से। समझ रहे हो ना? तो इसलिए क्या होगा कि जो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर जिस गैस की नॉर्मली हमारे जो हम जब सांस लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन इंटेक एयर इंटेक करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर होता है तो 104 mm ऑफ Hg होता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बहुत लेस रहता है, 40 mm ऑफ Hg रहता है। तो ये इस गैस में आप ये देखोगे एल्वियोली के पास ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर लेस है। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन क्या करेगा, हीमोग्लोबिन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड ना होके ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएगा। समझ में आए ना बातें? तो इसलिए कुछ फेवरेबल कंडीशन होता है, और क्या क्या कंडीशंस होते हैं हम बात करेंगे। कौन सी ऐसा कंडीशंस रहेगा जिस वजह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन अपने अपने बाइंड होंगे, फिर कौन सी ऐसे कंडीशंस रहेगा जिस वजह से हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को छोड़ देता है। ठीक है, डिसोसिएशन कर्व की यदि हम बात करेंगे तो एक तो नॉर्मल सी कर्व रहेगा जो सिग्मॉइड शेप है। हमने बात किया कि एक पर्टिकुलर रेंज की रहता है, जैसे आपने पढ़े होंगे हमारे बॉडी में एडल्ट में आपको मतलब कि एडल्ट मेल और फीमेल की कुछ अलग अलग रहता है। 15 हीमोग्लोबिन मतलब कि 15 mm ऑफ Hg हीमोग्लोबिन रहना जरूरी है, फीमेल के अंदर 12 से 14 हीमोग्लोबिन रहना जरूरी है। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट की ऑक्सीजन की वो सैचुरेटेड हो जाते हैं, इतना अमाउंट की ऑक्सीजन की ज़रूरत होता है। उससे आगे आप बढ़ाओगे तो मतलब कि उसके साथ बाइंड नहीं होगा, क्योंकि उनकी सारे साइड से यदि फिलअप है तो बाइंड कहाँ पे होगा, समझ रहे हो ना। यहाँ पे यदि हम बात करेंगे जब कर्व, ये तो नॉर्मली सिग्मॉइड रह गया। आपको जैसे मैंने बात की थी कि आपको 60 ऑक्सीजन की बाइंड होना ये सिग्मॉइड कर्व की बात हो गया। कौन सी ऐसे फैक्टर रहेगा जो कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग को और ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, ऑक्सीजन आगे हीमोग्लोबिन के साथ अच्छे से बाइंड हो जाएगा। कौन सी ऐसे फैक्टर रहने से हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को छोड़ देता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, एफिनिटी की जब हम वो बात करते हैं, एफिनिटी की मतलब क्या है, कितना प्यार है, समझ रहे हो ना, कितने मतलब कि कितने अच्छे से उसके साथ बाइंड होगा उसकी, ठीक है, एफिनिटी हम उसको कहते हैं। हायर एफिनिटी का मतलब है कि हीमोग्लोबिन जो होते हैं अच्छे से ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएगा, है ना, हायर एफिनिटी। तो ऐसा कौन सी कंडीशन रहने से हीमोग्लोबिन जो होगा अच्छे से ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएगा, उसको हम हायर एफिनिटी कहते हैं। तो एफिनिटी जब हायर रहता है, बाइंडिंग
कौन सी कंडीशंस में हायर एफिनिटी होता है? जब हायर एफिनिटी रहेगा तो कर्व जो होता है ना वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। हायर एफिनिटी बाइंडिंग अच्छा रहेगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल बाइंडिंग हो गया, यहाँ से बाइंडिंग अच्छा होता है, यहाँ से एफिनिटी डिक्रीज हो जाता है, बाइंडिंग उतना अच्छा नहीं होता है। समझ में आई ना बातें? तो यहाँ पे बाइंडिंग अच्छा नहीं है। तो राइट साइड कर्व, जब कर्व राइट शिफ्ट होता है, ठीक है ना, आप ऐसे याद रखिए, राइट शिफ्ट जब होगा मतलब कि नीचे की तरफ जब आएगा राइट, ऊपर की तरफ जब जाएगा तो उसको हम लेफ्ट कहते हैं। तो राइट कर्व लोअर एफिनिटी ये बताता है कि लोअर एफिनिटी इस वाला कंडीशंस रहेगा तो हीमोग्लोबिन क्या है, ठीक है ना। जब राइट शिफ्ट होगा हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को छोड़ देता है, ठीक है ना। और जब कर्व लेफ्ट को शिफ्ट हो रहा है इसका मतलब है कि अच्छे से बाइंड होके रहेगा, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करेंगे, सबसे पहला फैक्टर होता है कि पीएच। पीएच क्या होता है देखिए, द कोई भी एक सॉल्यूशंस के अंदर हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन कितना रहता है उसको हम बोलते हैं पीएच, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, H प्लस मतलब कि हमने पॉजिटिव चीज़ों की बात कर रही हैं, है ना। तो पीएच जैसे कि आपको पता होगा, पीएच की एक स्केल होता है, 1 से लेकर 14 तक उनका स्केल्स रहता है। 1 से 7 तक ये आपका एसिडिक रहता है, 7 से 14 तक बेसिक रहता है, और 7 को हम बोलते हैं न्यूट्रल पीएच। समझ में आए ना, इसको होता है न्यूट्रल पीएच। तो यदि पीएच देखिए 1 से 7 तक मतलब 1 जो होता है लो होता है, फिर ग्रेजुअली क्या होगा वो इंक्रीज होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे इंक्रीज होता गया। तो 1 जितना लो पीएच लो, इसका मतलब है कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा है, ठीक है। H प्लस आयन के कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब है कि pH लो है। यदि हमने pH को H प्लस आयन की मदद से उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, pH हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा, जितना ज़्यादा है pH उतना लो है, मतलब कि pH 1 मीन्स हाईली एसिडिक, pH 2 हाईली एसिडिक, ठीक है ना। 1 से लेस, थोड़ा लेस हो जाएगा 2, जितना आगे की आप बढ़ोगे तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ग्रेजुअली लो होता रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, हाई पीएच का मतलब है कि लो H प्लस आयन कंसंट्रेशन, समझ में आए ना। तो इस केस में क्या होगा, जब व्हेन यू इंक्रीजेस द पीएच आप बढ़ाओगे, इसका मतलब है कि H प्लस आयन के कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया, ठीक है ना। डिक्रीज H प्लस आयन कंसंट्रेशन जब होगा, जो एफिनिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। सो जो कर्व है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है, लेफ्ट की तरफ से शिफ्ट करेगा, क्योंकि व्हेन ये पीएच इज लो यानी कि एसिडिक कंडीशंस। पीएच लो का मतलब है कि 1 2 3 4 आप ऐसे सोचिए, वो वाला कंडीशंस एसिडिक कंडीशंस होता है। पीएच लो मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। यदि हाइड्रोजन के आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा देखिए, तो हाइड्रोजन आयन जो होता है हीमोग्लोबिन की जो ग्लोबिन पार्ट होता है, क्योंकि ग्लोबिन एक प्रोटीन है, तो ये क्या करेगा, ग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन है इसका मतलब है कि हाइड्रोजन सॉरी अमीनो एसिड्स उसमें रहेगा। अमीनो एसिड्स की एक क्या रहता है, ज्यूटेराइन प्रॉपर्टी रहता है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, उनके कन्फर्मेशंस में चेंज कर लेगा, तो ऑक्सीजन उसके साथ बाइंड ही नहीं हो पाएगा उनकी जो हेम ग्रुप के साथ, समझ रहे हो ना। तो इसलिए इस कंडीशंस को, ये जो पीएच वाला कंसेप्ट जो होता है, यदि हमने पीएच को लो करेंगे, या तो हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशंस जो होता है, यदि वो पीएच लो पीएच का मतलब है कि देन हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन यदि ज़्यादा रहेगा तो ये उसको ऑक्सीजन जो होता है हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट हो जाएगा, उसको छोड़ देगा, ठीक है ना। तो लो पीएच का मतलब है कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इंक्रीज्ड H प्लस आयन कंसंट्रेशन आप ऐसे बोल सकते हो, तो ये डिसोसिएट कर जाएगा। यदि पीएच, ठीक है ना, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज है यानी कि हाई पीएच है, उसको अच्छे से थोड़ा और 2 बार अपने सुनिए वीडियो को पॉज करते करते, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये एक कंडीशंस हो गया। तो आप ऐसे सोचिए कि यदि डिक्रीज रहेगा H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, अच्छा बाइंडिंग होगा, मोर एफिनिटी रहेगा, ठीक है। यदि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज रह गया तो डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है, बात इतनी सी है। फिर हम बात करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि मैंने आपको बात की थी
कि हीमोग्लोबिन जो होता है उनके एफिनिटी, जितना एफिनिटी रहता है ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने के लिए, उतने अच्छे से एफिनिटी रहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वही पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जैसे हमने आल्वियोली की बात करेंगे तो आल्वियोली में ऑक्सीजन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेस देखने को मिलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है ना। यदि कार्बन डाइऑक्साइड लो है तो वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएगा। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन को छोड़ देगा, ठीक है। तो ये वाला कंडीशंस कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, टिश्यू में, क्योंकि टिश्यू में मेटाबॉलिज्म चल रहा है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट चेन, तो यहाँ से एटीपी बन रहा है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यदि ज़्यादा रहेगा, ये टिश्यू के पास क्या करे, ऑक्सीजन को बोलेगा तुम मतलब कि मुझे छोड़ दो, मैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होके चले जाऊँगी, ठीक है। सो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स, तो होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मतलब कि ये चीज़ों को करता है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा क्या करता है ना, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके H2CO3 बना लेता है, ठीक है ना। ये जो H2CO3 होता है एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ये डिसोसिएट होके आपको H+ एंड बाइकार्बोनेट HCO3- बना लेगा। तो H+ कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया है ना, वही पीएच वाला कंसेप्ट फिर रिपीट हो गया ना, ठीक है ना। H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ये ग्लोबिन चेन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, और एक बार ग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उनके कॉन्फॉर्मेशंस में चेंज होगा, तो जो ऑक्सीजन बाइंड हो गया था वो रिलीज आउट हो जाएगा, समझ में ना। तो वही कंडीशंस अभी भी अप्लाई होगा। फिर बात करेंगे बीपीजी, बिस फॉस्फोग्लिसरेट। बीपीजी आपको कहाँ मिल रहा है, आपने जब ग्लाइकोलाइसिस शायद पढ़े होंगे, उसके जो रिएक्शंस देखोगे वहीं पे आपको बीपीजी मिल जाता है। बीपीजी जो होता है ये बीटा ग्लोबुलिन के साथ बाइंड होगा। एक चीज़ ध्यान दीजिए, किसके साथ बाइंड हो जाता है, बीटा ग्लोबुलिन के साथ, ठीक है, बीटा ग्लोबुलिन। देन इट लीड्स टू अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन, जिस वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन अनलोड हो जाता है। बीपीजी की याद रखिए, बीपीजी की कोई भी इफेक्ट छोटे बच्चे के लिए नहीं रहता, जो फीटस होता है, ठीक है ना, मदर यूट्रस के अंदर जो बेबी ग्रो हो रहा है, जो फीटस ग्रो हो रहा है, उनके लिए बीपीजी की कोई रोल नहीं है। क्यों, क्योंकि जो फीटस के जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो बने हुए हैं 2 अल्फा चेन एंड 2 गामा चेन, उनमें बीटा चेन जो होता है एब्सेंट रहता है। तो याद रखिए, कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि बीटा चेन मतलब कि बीपीजी की इफेक्ट फिटल के लिए रहता है, नहीं नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एडल्ट के लिए रहता है, क्योंकि ये उनकी टारगेट है बीटा ग्लोबुलिन, और फिटस के पास बीटा ग्लोबुलिन ही तो नहीं है, उनका तो गामा है, ठीक है। तो उनका कोई, तो यदि बीपीजी की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, ठीक है ना, तो यदि आपने कहीं पे बीपीजी की कंसंट्रेशन इंक्रीज करवा दोगे तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन जो होता है HbO2, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देगा, तो बीपीजी के साथ बाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन जो होता है बीपीजी के साथ बाइंड हो जाएगा। तो यदि आपने कहीं पे चाहते हो कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को डिसोसिएट करवाना है तो बीपीजी की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दोगे तो हीमोग्लोबिन जो है ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन को छोड़ देगा, बीपीजी के साथ बाइंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स के बारे में। ये तो बात हो गया, हमने जो देखा कि कौन सी ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान हमारे ऑक्सीजन किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कौन से ऐसे फैक्टर है। जैसे हमने देखा कि आल्वियोली के पास आपकी क्या रहता है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लेस रहता है। ये एक कंडीशन है जिस वजह से हीमोग्लोबिन जो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएगा। दूसरा चीज़ होता है यहाँ पे टेम्परेचर भी, और एक फैक्टर याद रखिए, टेम्परेचर भी नॉर्मल रहता है, यानी कि लो रहता है। हवा हमेशा क्या रहता है, वेंटिलेशन होता रहता है, यहाँ पर तो कोई मेटाबॉलिक रिएक्शंस तो नहीं चल रहा है ना, टेम्परेचर क्यों रहेगा, तो टेम्परेचर भी लो रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी लो रहता है, H+ आयन की कंसंट्रेशन भी लो रहता है। मैंने यहाँ पे पीएच नहीं लिख रही हूँ क्योंकि आपको सब सारे की सारे चीज़ें लो में याद रखना है। तो ये तीनों चीज़ें याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, H+ आयन की कंसंट्रेशन यदि लो रहेगा तो हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन के साथ एसोसिएट हो जाएगा, यानी कि बॉन्ड बनाएगा। ये कौन सी बात हो रहा है, आल्वियोली। वही चीज़ें यदि आपने बात करोगे कहाँ पे, यदि आपकी टिश्यू के पास बात करोगे, टिश्यू में क्या हो रहा है, हमेशा
मेटाबॉलिज्म चल रहा है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो वहीं पे होता है। तो यहाँ पे आपको बाई प्रोडक्ट के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे रिएक्शन चल रहा है तो टेम्परेचर भी यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है ना। और यदि बात करेंगे H+ आयन की कंसंट्रेशन, क्योंकि वही कार्बन डाइऑक्साइड जब वो जो रिलीज हो रहा है वही तो वाटर के साथ मिलेगा, H2CO3 बनाएगा, वही फिर अनस्टेबल होता है, डिसोसिएट होके H+ एंड बाइकार्बोनेट बनेगा। तो टिश्यू के पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा रहता है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं टिश्यू के पास ज़्यादा रहता है, इसलिए हीमोग्लोबिन क्या करता है, यहाँ पे जो बाइंड होते हुए आ गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वही डिसोसिएट होके हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। वही ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा है, टिश्यू के अंदर लेस है, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये टिश्यू के अंदर एंट्री हो जाएगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि एसोसिएशंस जब ये सारी चीज़ें, 3 फैक्टर ज़्यादातर याद रखिए, उसके साथ साथ एक होता है बीपीजी। बीपीजी यहाँ पे देखिए, बीपीजी कंसंट्रेशन भी यदि ज़्यादा रहेगा तो भी ये उसको छोड़ देगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी बीपीजी लो है, ऐसे याद रखिए। तो स्पेसिफिकली जो पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, मैं आपको थोड़ा एंट्रेंस रिलेटेड बता रही हूँ। यदि आप या आपकी सीनियर्स में कोई भी इंटरेस्टेड है पीजी के लिए कोचिंग लेने के लिए, हमारे भुवनेश्वर, उड़ीसा भुवनेश्वर में कोचिंग सेंटर्स है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, या तो मेल में बताइए, मैं आपको मतलब कि उसके लिए कुछ जानकारी दे दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग भी चल रहा है, ऑनलाइन भी, तो आप जिस चाहिए कर सकते हो। सो देखिए, तो ये हो गया बातें। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैसे कार्बन डाइऑक्साइड्स जा रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड्स की यदि हम बात करेंगे तो कहाँ से रिलीज हो रहा है, यहाँ पे टिश्यू में, ठीक है ना, टिश्यू में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड्स रिलीज हो रहा है। वही कार्बन डाइऑक्साइड्स को लेके हमको छोड़ना है कहाँ पर, अल्वियोली में छोड़ना है। समझ में आ रहा है। तो अब हम बात करेंगे टिश्यू से अल्वियोली तक, ठीक है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशंस थोड़ी सी अलग है, कैसे हैं देखेंगे हम, ठीक है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से हमारे टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड्स रिलीज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड्स को बॉडी से निकालना भी ज़रूरी है, नहीं तो बॉडी में क्या होगा, टॉक्सिसिटी आ जाता है, मतलब कि अल्कालोसिस, एसिडोसिस वगैरह, इस तरीके से इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वाटर के साथ रिएक्ट करके आपकी H+ एंड बाइकार्बोनेट वगैरह बनाएगा, तो इसलिए दिक्कत होता है। तो इसलिए उसको रिलीज़ करना एज ए वेस्ट प्रोडक्ट ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड याद रखिए तीनों प्रोसेस में, मतलब कि 3 डिफरेंट तरीक़ा में वो ट्रांसपोर्ट होता है। एक प्लाज्मा के थ्रू डिजल्व होके ट्रांसपोर्ट होता है, 7% के आसपास प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके वो डिजल्व हो जाता है। दूसरा हीमोग्लोबिन के साथ 23% वो बाइंड होके जाता है, ठीक है ना, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन होके 23% जाता है। और तीसरा होता है एज ए बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट फॉर्म में 70%, ठीक है, 70% जो होता है कैसे जाता है, ब्लड में बाइकार्बोनेट फॉर्म में। हमने देखा था कि आरबीसी के केस में क्या हुआ था, आपको प्लाज्मा सिर्फ दिखने को मिल रहा था 1.5% और हीमोग्लोबिन 98%। आप यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आप बोल रहे थे कि हीमोग्लोबिन की थी ऑक्सीजन के लिए जितना अफिनिटी है, कार्बन डाइऑक्साइड्स के लिए उतना अफिनिटी है, ये तो यहाँ पर 23% सिर्फ क्यों, आगे हम बात करेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे कि क्यों 23% ओनली ले रही हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो प्लाज्मा में डिजल्व हो सकता है, मतलब कि वाटर के साथ डिजल्व हो सकता है, तो इसलिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जब था 98% था, लेकिन ऑक्सीजन जो है प्लाज्मा के साथ, मतलब वाटर के साथ उतना अच्छे से डिजल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे प्लाज्मा में। तो जो प्लाज्मा में होता है, ठीक है ना, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा यदि हम बात करेंगे 7 से 10%, तो आप ऐसे याद रखिए 7% करके। तो ये क्या करेगा, प्लाज्मा में वाटर रहता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड्स है वाटर के साथ रिएक्ट करके H2CO3 इस तरीके से बना लेगा। ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ये फिर ब्रेक होके आपको H+ आयन एंड बाइकार्बोनेट ऐसे बन जाएगा। मतलब ये एक स्लो प्रोसेस है, प्लाज्मा में जो हो रहा है विदाउट एंजाइम्स, यहाँ पे कोई एंजाइम्स यूज नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये एक स्लो प्रोसेस है, फिर भी ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। सो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है, उसके बाद हम बात करेंगे, ये तो ट्रांसपोर्ट हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके 23 से 25%, तो आपने 23 याद रखिए।
तो किस प्रकार की बाइंड होता है हम बात करेंगे। जब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब ऑक्सीजन बाइंड हो रहा था हम उसको, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रहा था हमने उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोल रहे थे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिए। लेकिन जब आपकी हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होगा तो हम उसको कार्बा अमीनो, ठीक है ना, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन बोलेंगे, ठीक है ना। मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोल रहे थे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलना चाहिए था उसके अकॉर्डिंग, नहीं, क्यों, क्योंकि उसको हम बोल रहे हैं कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। क्योंकि देखिए ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की हेम पार्ट के साथ, जो हेम पार्ट था ना आयरन के साथ आपकी बाइंड हो रहा था ऑक्सीजन, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन चेन यानी कि उनकी प्रोटीनियस पार्ट के साथ, उनकी जो अमीनो एसिड्स होता है ना, प्रोटीन है तो अमीनो एसिड से बनी हुई है, तो उनकी अमीनो एसिड्स के साथ वो बाइंड हो रहा है। फिर उनकी यदि हम बात करेंगे कौन सी टर्मिनल, अमीनो टर्मिनल, कौन सी, अमीनो टर्मिनल ऑफ अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन, अल्फा चेन बीटा चेन आप जो देख रहे हो उनके अमीनो टर्मिनल, क्योंकि अमीनो एसिड्स है तो उनका एक एन टर्मिनल रहेगा और एक सी टर्मिनल रहेगा, तो ये उनकी अमीनो टर्मिनल के साथ बाइंड हो रहा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कार्बा अमीनो। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छे से अपने ध्यान दीजिए, ठीक है, उसके साथ वो बाइंड होता है। तो कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन, वन हीमोग्लोबिन जो होता है चार अपने जो मतलब कि एक हीमोग्लोबिन जो है चार कार्बन डाइऑक्साइड्स को कैरी कर सकता है, क्योंकि उनके पास तो दो अल्फा चेन है दो बीटा चेन है, तो चार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट थ्रू द हीमोग्लोबिन, जो कैसे किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब कितना ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जैसे मैंने बात की थी आपको, हीमोग्लोबिन जो है चार ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा तो उसको हम फुल्ली सैचुरेटेड कहेंगे। यदि मान लीजिए मतलब कि तीन ऑक्सीजन के साथ बाइंड है तो ये पार्शियली सैचुरेटेड बोलेंगे, ठीक है ना। तो जब ये पार्शियली सैचुरेटेड रहता है तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, 0.15, मान लीजिए दो, मतलब कि और दो वैकेंट है तो इतना मैक्सिमम 0.15 mm कार्बन डाइऑक्साइड्स पर मोल ऑफ ब्लड के अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है अनसैचुरेटेड कंडीशंस में, ठीक है, नॉट। लेकिन जो व्हेन देयर इज ए नो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि जब कम्प्लीटली डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में रहेगा, कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो 0.40 mm ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स पर मोल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी करके ले सकता है। जब पार्शियली अनसैचुरेटेड रहता है 0.15, और जब मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में रहता है, कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहता है, तो उस कंडीशंस में 0.40 mm ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स को कैरी कर सकता है। तो ये हो गया दो चीज़ें। सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है किस तरीके से बाइकार्बोनेट फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं पहले आपको समझा देती हूँ, नोट्स आपके लिए तैयार है, मतलब कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, तो जैसे कि हमने बात किया, ये आपकी टिश्यू हो गया, ठीक है, टिश्यू में रिलीज हो रहा है हमेशा ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल वगैरह चल रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, हमने देखा कि कुछ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है प्लाज्मा में डिजल्व होके जाता है, मतलब कि प्लाज्मा के अंदर जो वाटर है उसके साथ रिएक्ट होके उन्होंने मतलब कि ट्रांसपोर्ट होके जा रहा है H+ एंड बाइकार्बोनेट होके, ठीक है। और जो रह गया आपका 21% जो होता है का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके आपकी ठीक है ना, HbCO2 होके कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ये क्या रहा है, चल रहा है, ठीक है ना, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन फॉर्म में। और जो ठीक है, और जो रह गया बच गया आपका 70%, वो क्या करेगा, देखिए क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इमीडिएटली ब्लड की आरबीसी के अंदर एंट्री हो जाएगा, ठीक है ना। किसके साथ एंट्री होगा, आरबीसी के साथ एंट्री होगा। आरबीसी में एक स्पेशल एंजाइम्स पाया जाता है जिसकी नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो ये जो एंजाइम्स होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की वाटर के साथ जो रिएक्शन चल रहा था,
ठीक है ना, H2CO3 ये बन रहा था, इस रिएक्शंस की स्पीड को बहुत इंक्रीज कर देता है, क्योंकि कोई भी एंजाइम्स जो होता है उनकी काम क्या होता है, रिएक्शंस को स्पीड अप करना। बायोकैटालिस्ट तो होते हैं ना एंजाइम्स, यहाँ पर वो एंजाइम्स नहीं है, प्लाज्मा में वो चीज़ चल रहा है लेकिन बहुत स्लो चल रहा है। तो यहाँ पे वो फिर क्या करेगा, ये तो अनस्टेबल होता है, वही कार्बनिक एनाहाइड्रेज एंजाइम्स क्या करेगा, उसको H+ एंड बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट करेगा। ये कहाँ हो रहा है, ये आरबीसी के अंदर हो रहा है। समझ में आए ना बातें, आरबीसी के अंदर हो रहा है। अब आप देख रहे हो आरबीसी के अंदर बाइकार्बोनेट ये, ठीक है ना, प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट लेस है, क्योंकि ये रिएक्शन जो चल रहा है बहुत धीमे धीमे चल रहा है। तो क्या होगा, बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन आरबीसी के अंदर ज़्यादा होने के बाद ये प्लाज्मा को ट्रांसपोर्ट होके आ जाएगा, H3 बाइकार्बोनेट बाहर आ गया, मतलब कि आरबीसी से निकल के प्लाज्मा की तरफ चलाया। आने के बाद क्या होगा, कोई भी सेल्स के अंदर उनकी जो मतलब कि साइटोसेल्स के अंदर नेगेटिविटी बने रहना ज़रूरी है, ताकि एक मेंटेन रहेगा कोई भी केमिकल रिएक्शंस करने के लिए। यदि नेगेटिविटी मतलब बाहर आ गया, ठीक है ना, यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कि उनके लिए वो सही कंडीशंस नहीं है कि ताकि कोई मेटाबॉलिक रिएक्शंस उसके अंदर चल सके। तो इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए हमारे प्लाज्मा में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, आपने पढ़े होंगे Na+ एंड सोडियम क्लोराइड वगैरह प्लाज्मा में पाया जाता है। तो उनमें जो क्लोराइड होता है, प्लाज्मा के अंदर जो क्लोराइड होता है, उसको मेंटेन करने के लिए क्लोराइड आयन क्या करेगा, आरबीसी के अंदर एंट्री हो जाएगा। समझ में ना बातें, कि बाइकार्बोनेट यहाँ पर ज़्यादा बन रहा है, यहाँ पर यदि बाइकार्बोनेट ज़्यादा बन रहा है तो क्या होगा, तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट आरबीसी को छोड़ के प्लाज्मा की तरफ आ जाएगा। जब बाइकार्बोनेट यानी कि नेगेटिव आयन आ गया आरबीसी के अंदर, थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया, क्योंकि हर एक सेल्स के अंदर मतलब साइटोसिलिक फेज में नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो रहना ज़रूरी है, ताकि उनके अंदर जो मेटाबॉलिक चीज़ें हैं अच्छे से चलना भी ज़रूरी है। तो उसको बैलेंस करने के लिए और एक नेगेटिव आयन सोडियम क्लोराइड ऐसे फॉर्म में रहता है, तो ये क्या करेगा, क्लोराइड Na+ क्लोराइड आयन अंदर के अंदर एंट्री होगा। जो क्लोराइड आयन ये कहाँ हो रहा है, टिश्यू के पास हो रहा है। क्लोराइड शिफ्ट हम उसको कहते हैं, प्लाज्मा से वो शिफ्ट हो रहा है किसके तरफ, आरबीसी की तरफ। इसको क्लोराइड शिफ्ट या हमबर्गर फेनोमेनन भी कहते हैं। साइंटिस्ट हमबर्गर थे, उनको डिस्कवर किए थे, इसलिए हमने उसको हमबर्गर फेनोमेनन कहते हैं। तो आपकी अब क्या होगा, देखिए, तो सोडियम यहाँ पे था, बाइकार्बोनेट अभी कहाँ है, बाइकार्बोनेट अभी प्लाज्मा में है। ठीक है, तो आप जिस देख सकते हो कि CO2 एंटर्स इनसाइड द आरबीसी एंड मिक्स विद द आरबीसी के साइटोसेल्स के साथ मिक्स होगा। यहाँ पर कार्बनिक एनाहाइड्रेज एंजाइम से जो उन्होंने उसको H2CO3 में कन्वर्ट कर लेगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलने के बाद कार्बनिक एनाहाइड्रेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में H2CO3 को कन्वर्ट हो गया, तो फिर वही कार्बनिक एनाहाइड्रेज उसको H+ एंड बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, एज बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन इनसाइड द आरबीसी इज मोर, सो इट मूव्स फ्रॉम आरबीसी टू प्लाज्मा। तो चला गया नेगेटिव आयन को, इसको मेंटेन करने के लिए फिर क्या होगा, आपकी क्लोराइड आयन एंट्री होगा, जिसको हम नेगेटिविटी को मेंटेन करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट या हमबर्गर फेनोमेनन बोलते हैं। ठीक है, तो फिर हम बात करेंगे कुछ और चीज़ें के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है परसेंट सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन, क्योंकि हमने देखा ना, यदि अनसैचुरेटेड फॉर्म में रहेगा तो 0.15, यदि डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में रहता है तो यहाँ पे क्या होता है 0.40। तो यदि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज रहेगा, देन इंक्रीज परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन सैचुरेशन, हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन की सैचुरेशन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट यदि लेस है तो ज़्यादा ऑक्सीजन उसके साथ बाइंड होगा, यदि ज़्यादा है तो लेस ऑक्सीजन उनके साथ बाइंड होगा। तो ये उनके साथ इस तरीके से चीज़ें करता है, तो इसको हम हाल्डेन इफेक्ट कहते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस, यदि इंक्रीज होगा देन परसेंट सैचुरेशन, तो जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा, उनकी जो बाइंड होने की जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड हाल्डेन इफेक्ट, क्योंकि आपको ऐसे भी पूछा जाता है कि क्या आपने यदि ऑक्सीजन की सैचुरेशन इंक्रीज कर दोगे वो बाइंडिंग को इफेक्ट डालेगा, नहीं। जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन उसको इंक्रीज कर लोगे तो ये ऑक्सीजन जो होता है हीमोग्लोबिन के साथ उतना अच्छे से बाइंड नहीं हो पाएगा।
ठीक है, उसको हम हेल्डेन इफेक्ट कहते हैं। उनका और दो स्टेटमेंट है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बाइंड्स टू कार्बन डाइऑक्साइड्स। जो नॉर्मली डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब है कि ऐसा हीमोग्लोबिन जिसकी कोई भी चेन पे आपको ऑक्सीजन देखने को नहीं मिलेगा, इसको हम डीऑक्सी कहते हैं। सब में ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो वो जाके अच्छे से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होता है। H2CO3 जो होता है ये एक बफर की तरफ एक्ट करेगा। देखिए कैसे कर रहा है, मेथड आपको समझा देती हूँ अच्छे से। जैसे मैंने आपको बात की कि आरबीसी के अंदर क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड से एंट्री हुआ, एंट्री होने के बाद आरबीसी की साइटोप्लाज्म में जो वाटर है उसके साथ उन्होंने रिएक्ट किया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स था उसको उन्होंने इसमें कन्वर्ट किया। फिर हमने देखा कि वही कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स क्या करेगा, उसको H+ एंड बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, वही बाइकार्बोनेट क्या करेगा, ठीक है, यहाँ बाइकार्बोनेट चला गया कहाँ पर, आपकी प्लाज्मा के अंदर चला गया। H+ आयन जो बच गया, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे H+ आयन बच गया। वही H+ आयन क्या करेगा, आरबीसी के अंदर ही तो हीमोग्लोबिन होता है ना, इसलिए तो आरबीसी की कलर जो है रेड है। ठीक है ना, यहाँ पे जो H+ बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगा। कोई भी सोल्यूशन के अंदर यदि H+ आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एसिडिक एनवायरनमेंट हो रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए हीमोग्लोबिन जो क्या करेगा, H+ के साथ बाइंड हो जाएगा। वही तो वजह है HHB बनाएगा, HHB, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन। वही तो वजह है कि ऑक्सीजन के, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए जितना अफिनिटी है उससे कहीं गुना ज़्यादा अफिनिटी है कार्बन डाइऑक्साइड्स के लिए। फिर भी 98.5% ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 23% कार्बन डाइऑक्साइड्स को ले रहा है। यहाँ पर भी हीमोग्लोबिन जो होता है वही मतलब कि उनकी जो H+ आयन के साथ बाइंड हो जाता है, तो इसलिए इतना फ्री हीमोग्लोबिन नहीं बच पाता है ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होगा। तो समझ में आ रहा है, तो वही जो H+ है, ठीक है, इस वाला कंडीशंस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड हमने देखा था NaCl, तो उनका जो Na+ एंड Cl- था, Cl- जो है एंट्री हो रहा था, ठीक है ना, क्लोराइड इसमें एंट्री हो रहा था, वही बच गया था सोडियम। बाइकार्बोनेट जो है ये सोडियम के साथ यहाँ पर बाइंड हो जाएगा, Na+ HCO3, ये +- एक कॉन्जुगेट, ठीक है ना, ये बना लेंगे। तो ये टिश्यू के पास सिनेरियो है, ठीक है ना, टिश्यू के पास सिनेरियो इस तरीके से चलता है। बाइकार्बोनेट फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा, समझ में आया ना। अच्छा, वो जाके जब आल्वियोली में आ जाएंगे, ठीक है ना, वहाँ पर अच्छे से ध्यान दीजिए, आल्वियोली में आ जाएंगे। आल्वियोली में सीन कुछ अलग है। क्या क्या सीन है आल्वियोली में? सीन है कि कार्बन डाइऑक्साइड आपकी लेस है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लेस है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ पर आपको टेम्परेचर लेस मिलेगा, यहाँ पर H+ आयन की कंसंट्रेशन लेस मिलेगा। जब ये वाला कंडीशंस मिल जाए तो यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन था, ठीक है ना, जो हीमोग्लोबिन जब देखेगा उनकी गर्लफ्रेंड, यानी कि उनकी ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा है, वो बोलेगा H+, हम तो यहाँ पे आपको छोड़ने वाले हैं, ठीक है ना, हमारे एक्स गर्लफ्रेंड आ गई। तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, यहाँ पे जब ज़्यादा है, उनकी प्रॉपर्टी है और वो दिख रहा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जो HHB आप देख रहे हो, ये क्या करेगा, H+ को अलग करेगा, हीमोग्लोबिन फ्री हो जाएगा। वही हीमोग्लोबिन क्या करेगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन था, ठीक है ना, यहाँ पे जो ऑक्सीजन आप देख रहे हो इसके साथ बाइंड हो जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन अभी बन गया, ठीक है। जब बन गया फिर H+ बोलेगा, अरे कहाँ गए हो, ठीक है ना, बाइकार्बोनेट तुम फिर आ जाओ, ठीक है ना। फिर क्या होगा, क्योंकि H+ फ्री हो गया, अभी लंग्स की आल्वियोली की बात मैं कर रही हूँ, तो अभी वो फ्री हो गया, तो वो क्या किसको ढूंढेगा, बाइकार्बोनेट को ढूंढेगा। तो बाइकार्बोनेट फिर क्या करेगा, बोलेगा मेरा पार्टनर H+ मुझे ढूंढ रहा है, तो मैं वहाँ चलूँगी, ठीक है। बाइकार्बोनेट आ गया, तो वही कार्बनिक एनहाइड्रेट जो एंजाइम्स होता है वो रिवर्सिबल होता है कि दोनों डायरेक्शंस में रिएक्शंस को करवा सकता है। फिर ये क्या करेगा, H2CO3 कर लेगा, वही H2CO3 फिर कार्बनिक एनहाइड्रेट एंजाइम्स की प्रेजेंस में ये कार्बन डाइऑक्साइड्स को कन्वर्ट हो जाएगा एंड वाटर को कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड्स है ये चला जाएगा लंग्स के अंदर। क्या बात समझ में आया या नहीं आपको, ठीक है। ये जो सीन है आपको पूछा जाता है कि कौन सी आल्वियोली के पास कौन सी सिनारियो रहता है एंड टिश्यू के पास कौन सी सिनारियो रहता है, ठीक है। क्या क्या होने से मतलब कि आल्वियोली एंड टिश्यू के चीज़ें चल रहा है, लंग्स ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे क्या क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे क्या क्या हो रहा है। टिश्यू के पास वही चीज़ें चल रहा था, बाइकार्बोनेट की
ठीक है। तो कार्बनिक अनहाइड्रेट H2CO3 बन रहा था कार्बनिक अनहाइड्रेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में। वो जो एंजाइम्स है वो बाइडायरेक्शनल रिएक्शंस करवा सकता है फिर, ठीक है ना। H+ एंड बाइकार्बोनेट बन रहा था। ये आपकी आरबीसी के अंदर की बात हो रहा है, ठीक है ना, वो कोई आरबीसी के अंदर। तो ये प्लाज्मा को आ रहा था H बाइकार्बोनेट। जब बाइकार्बोनेट प्लाज्मा को आ रहा था ये सोडियम के साथ, क्योंकि क्लोराइड तो सोडियम को छोड़ के चल गया था ना, तो सोडियम क्लोराइड अंदर एंट्री हुआ था, ये उसके साथ है ना कंजुगेट ये बना लिया था। तो क्लोराइड जो होता है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे चल रहे थे। एंड यहाँ पे जो H+ था ये किसके साथ बाइंड हो गया था, हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन HHB बना लिया था, HHB, ठीक है। अच्छा, तो ये जब अल्वियोली के पास चले जाएंगे, अल्वियोली में सीन अलग है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लेस है। तो ये कंडीशन जब आएगा, हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएगा, HHB बनाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। तो H+ जो है यहाँ पे जो आरबीसी के अंदर जो H+ है ये फिर बुलाएगा कि बाइकार्बोनेट तुम आ जाओ, ठीक है ना, उसको बुलाएगा कि तुम आ जाओ। तो HCO3- वो आके H2CO3 बनाएगा। कार्बनिक अनहाइड्रेज दोनों डायरेक्शंस में कर सकता है। तो H+ H2O एंड आपकी कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री हो जाएगा अल्वेली के अंदर। तो यहाँ पे ये बात हो रहा है जैसे मैंने आपको बात की थी कि कुछ सीन इस तरीके टिश्यू के पास सिन रहेगा एंड अल्वेली के पास इस प्रकार के सिन रहेगा। तो हमेशा क्या होता है कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की जो बाइंडिंग होता है हीमोग्लोबिन के साथ, ये उनकी पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। सो और परसेंट सैचुरेशन ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीजेस, कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर यदि डिक्रीज हो जाएगा तो उनकी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ अच्छे से बाइंड हो जाएगा। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर को भी इंक्रीज करोगे तो सैचुरेशन उतना अच्छा नहीं होगा। तो ये हो गया बातें। बाइकार्बोनेट को हम बफर की तरफ यूज़ करते हैं, ये चीज़ भी ध्यान दीजिए। बफर हम किसको कहते हैं, पीएच को मेंटेन करना, ठीक है ना, ब्लड की पीएच को मेंटेन करना। देखिए हम क्या करते हैं, ऐसा हम कभी कभी ऐसे साइट्रिक एसिड्स वगैरह मतलब कि खट्टे चीज़ें खा लेते हैं, या तो हम एसिड या बेसिक चीज़ें कुछ ऐसे ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे ब्लड जो है मतलब कि पीएच इंक्रीज और डिक्रीज ऐसा रहता है, नहीं, उनका एक फिजियोलॉजिकल पीएच रहता है, ठीक है। तो वही पीएच को मेंटेन करता है बफर बाइकार्बोनेट्स जो रहेगा। तो क्योंकि उसके पास H+ भी है और बाइकार्बोनेट भी है, माइनस है, तो आपने ज़्यादा खट्टे वाले चीज़ खा लिया तो ये क्या करेगा, तो मतलब कि H+ आयन की कंसनट्रेशन बढ़ लिया तो ये बाइकार्बोनेट को रिलीज करवाएगा। तो इस तरीके से ये बफर को मेंटेन करता है। ये है पूरा का पूरा आपका ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।